किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। हर रोज की तरह आज भी मंजुला अकेली ड्राइंग रूम में उदास सी बैठी थी। लगातार टीवी देखकर वह बोरियत महसूस कर रही थी। इसलिए उसने टीवी बंद किया और अपने लिए कॉफी बनाने किचन में चली गई। उसके घर में 2 नौकर राजू और सुभा, जो कि पति पत्नी भी थे, आज छुट्टी लेकर जल्दी घर चले गए थे क्योंकि उनका बेटा बीमार था। कुछ समय बाद जब वह किचन से वापस आई तो यह देखकर हैरान रह गई कि सलोनी की फोटो जमीन पर पड़ी हुई थी। यह नीचे कैसे गिर गई? बड़बड़ाते हुए उसने फोटो को वापस उसके स्थान पर रख दिया। सलोनी रोहन की पहली पत्नी थी। दुर्भाग्यवश वह अब इस दुनिया में नहीं थी। फोटो देखकर लग रहा था वह सुंदरता में किसी से कम नहीं रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, गुलाब की पंखुड़ियों से पतले होठ। मंजुला शादी से पहले एक लड़के अनुभव से प्यार करती थी, मगर उसके घर वालों ने उसकी शादी रोहन से कर दी थी। रात को 9 बजे रोहन ऑफिस से लौटा तो मंजुला उससे शिकायत कर बैठी, तुम हर रोज इतनी देर से क्यों आते हो? मैं यहाँ सारा दिन अकेली बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। तब रोहन ने उसे बताया कि वह अपने नौकर राजू के बेटे का हाल जानने अस्पताल चले गए थे, इसलिए देर हो गई। अब कैसी तबीयत है उनके बेटे की? मंजुला ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। रोहन ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, कुछ पता नहीं चल रहा अभी कि बीमारी क्या है। उसे दौरे आते हैं और वह बेहोश हो जाता है, कभी कुछ बड़बड़ाने लगता है, आंखें लाल हो जाती है। संशय के साथ बोली मंजुला, यह कैसी अजीब सी बीमारी है? कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो उस पर नहीं है? उसने मंजुला के कंधे पकड़ते हुए रोमांटिक होकर कहा, उसका तो पता नहीं, लेकिन एक भूत हम पर जरूर चढ़ा है और वह है तुम्हारे प्यार का भूत। इसकी बात से मंजुला उसके हाथों को अपने कंधों से हटाते हुए कहा, बिल्कुल झूठ। अगर हमसे प्यार करते तो हर रोज इतनी देर से ना आते। कल से जल्दी आऊंगा, अब तो मुस्कुराकर हमारे सीने से लग जाओ। उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का थका हारा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, मगर मंजुला की आंखों में नींद नहीं थी। रात के 11 बज रहे थे। दिन भर का थका हारा रोहन गहरी नींद में सो रहा था, मगर मंजुला की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने नौकर के बेटे सौरभ, जो कि 13 या 14 साल का रहा होगा, उसके विषय में सोच रही थी। ऐसी बीमारी जिस पर डॉक्टर भी मौन है, सारे लक्षण अजीब है, कहीं सचमुच कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है उस पर? ऐसा कुछ सोचते हुए पता नहीं कब नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अभी उसे सोए हुए थोड़ा ही समय बीता होगा कि चुपका कक्कड़ जैसी आवाजें आने लगी थी। मंजुला की आंखें इन आवाजों से खुल गई। उसने लाइट ऑन की और रोहन की ओर देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। मंजुला की नजर खुली हुई खिड़की पर पड़ी, जो हवा के कारण इधर उधर होकर अजीब सी आवाजें कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की की ओर देखा और बंद कर दिया। अभी वह खिड़की को बंद करके पलटने ही वाली थी कि उसकी नजर घर के लॉन की ओर चली गई और वह सिहर सी उठी, क्योंकि एक काली छाया सी घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी उसे, जो कुछ ही पल देखकर कहीं अंधेरे में गुम हो गई। मंजुला का दिल धक धक कर रहा था। क्या था वह? क्या उसे रोहन को जगाना चाहिए? मगर पता नहीं क्या सोचकर उसने अपना इरादा त्याग दिया और वापस बेड पर आकर लेट गई। नई सुबह अच्छी खबर के साथ नहीं आई थी। सौरभ की हालत बड़ी खराब थी। वह कभी हंसता था तो कभी रोता था। राजू घर का पुराना नौकर था, इसलिए रोहन ने सौरभ के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, मगर उसकी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गई थी। एक अनुभवी डॉक्टर
राज शिंदे ने रोहन से कहा। कुछ मरीज ऐसे होते हैं रोहन साहब, जिनका इलाज हमारे मेडिकल साइंस के पास भी नहीं होता। जिसे हम ओझा और तांत्रिकों के नजरिए से देखें तो उसे भूत प्रेत का साया आदि भी कहते हैं, मगर मेडिकल साइंस इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता। और आप क्या आप इन सब पर विश्वास करते हैं? रोहन ने डॉक्टर से पूछा। हाँ, बेशक मानता हूँ, क्योंकि मैं इन सब से गुजर चुका हूँ, डॉक्टर ने जवाब दिया। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मरीज को यहाँ से ले जाकर किसी तांत्रिक या ओझा को दिखाए? झल्लाए हुए रोहन ने डॉक्टर से कहा। अगर आप जैसे डॉक्टर भी इन बकवास बातों को सच मानते रहे तो फिर मरीजों को तो भगवान ही मालिक है। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप मरीज को यहाँ से ले जाए, मगर जरा आप ही सोचिए कि मरीज की हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि यह मेडिकल केस नहीं बल्कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस है। अभी वे दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक नर्स भागी हुई आई और उसने डॉक्टर को बताया कि सौरव को फिर से दौरा आ रहा है। कुछ पल बाद ही डॉक्टर और रोहन सौरभ के कमरे में जा चुके थे। उसे कई नर्स और डॉक्टर पकड़े हुए थे, फिर भी वह उनसे संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको, यह चिल्ला रहा था। वह आवाज किसी औरत की तरह लग रही थी। आंखें जैसे आग उगल रही थी, चेहरा भभक रहा था। उसकी इस हालत को देखकर उसके माता पिता आंसू बहाने के सिवा और कर ही क्या सकते थे। जब रोहन कमरे में आया तो वह और ज्यादा भड़क गया। मरेगा, तू भी मरेगा, नहीं बचेगा तू। वह सियाना आवाज में रोहन को देखकर कुर्राया। तेरे गुनाहों की सजा भुगती है इसने, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी, तेरी बारी भी आएगी। सौरभ का पिता राजू यह देखकर कांप उठा। वह बड़बड़ाया, यह वही है और वह अब एक किसी को नहीं छोड़ेगी। सौरभ के नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। रोहन हैरान था कि वह उसको निशाना बनाकर कुछ कह रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी सौरभ को नहीं बचाया जा सका। कुछ घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। घटना ने रोहन और मंजुला को हिलाकर रख दिया। जब रोहन ने उसे अस्पताल की सारी घटना बताई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। रोहन, जिसने सौरभ को मार डाला और अब वह हमको भी नहीं छोड़ेगी। उसने तुमको भी धमकी दी है, मगर वह किसकी आत्मा है और हमने उसका क्या बिगाड़ा है? झुंझलाई हुई मंजुला रोहन से यह बात पूछ रही थी और रोहन खामोश था। कमरे से बाहर खड़ा हो राजू बड़बड़ा रहा था। यह वही है, हाँ, उसके सिवा और कोई नहीं है। यह पागलों सा बड़बड़ाता हुआ वो बाहर चला गया। घटना के 2 दिन बाद मंजुला घर पर अकेली थी। रात के 9 बज रहे थे। रोहन आज रात किसी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। नौकर अपना काम निपटाकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। आज से पहले कभी मंजुला को डर नहीं लगा था, मगर आज वह डरी हुई सी थी। जरा सी आहट होते ही उसकी आंखें इधर उधर देखने लगती थी। कुछ दिन पहले सौरभ के साथ भयानक घटना ने उसको दहलाकर रख दिया था। घड़ी ने रात के 10 बजने की सूचना दी, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसने लाइट बंद करके सोने की कोशिश की। अभी उसे लेटे हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि ऐसी आवाज हुई जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की खोल रहा हो। मंजुला की जैसे सांसें अटक गई। वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह लाइट जला सके। लेटे लेटे ही उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की तो वह चौंक उठी। खिड़की खुली हुई थी और एक काली परछाई उसमें नजर आ रही थी। वह इतना डर गई कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। वह परछाई अब खिड़की के भीतर आ चुकी थी। मंजुला को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। सोचने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। वह काली छाया निरंतर उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी सी बजी और वह अपने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ अंधेरे में राह में रखी हुई एक कीमती मोती से टकराई
और सन्नाटे को चीरती हुई चीख उसके मुंह से निकल गई, मगर गिरने की परवाह ना करते हुए वह फिर से उठी और कमरे की लाइट को ऑन कर दिया। पूरा कमरा रोशनी से नहा उठा। उसकी नजर खिड़की पर गई तो वह चौंक उठी। वहां पर कोई नहीं था, मगर खिड़की खुली हुई थी। उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने खिड़की बंद कर दी थी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह खिड़की के पास जाकर देख सके। आखिर कौन है जो इस तरह से उसको डरा रहा है? इसके पीछे क्या मकसद है उसका? इस तरह से अनसुलझे सवाल मंजुला के दिलो दिमाग में घूम रहे थे। अभी वह इन विचारों में खोई हुई थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर से कांप गई, हलक जैसे सूख गया। वह एकदम से पीछे मुड़ी तो उसने सामने सुभा खड़ी थी। उनकी नौकरानी, साथ में राजू भी था। वे दोनों उसकी चीख सुनकर अपने क्वार्टर से सीधे यहाँ ऊपर आ गए थे। उनके पास घर की डुप्लीकेट चाबी हरदम रहती थी, इसीलिए उनको अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। क्या हुआ मेम साहब, आप चीखी क्यों थी? शोभा ने मंजुला से चौंकते हुए पूछा। मंजुला, जो अब तक सबसे ज्यादा डरी हुई पाई थी, उसने कहा, वहां खिड़की पर कोई था, एक काली परछाई सी, यह कहकर रो पड़ी। राजू चुपचाप पीछे खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके बेटे का यूं भयानक तरीके से मारा जाना, यहाँ काले साए का दिखाई देना, क्या इन सब के पीछे वही है? जैसे यह सवाल वो खुद से ही पूछ रहा था। अगले दिन रोहन घर लौटा तो मंजुला ने रात में घटी घटना उसको बताई और साफ साफ कह दिया कि आज के बाद रात में वह अकेली घर में नहीं रुकेगी। रोहन इस बारे में फैसला नहीं कर पा रहा था कि आखिर यह माजरा क्या है। घर में रात को घुसने वाला कौन था? कोई चोर या फिर सचमुच कोई आत्मा जो हमारे पीछे पड़ चुकी है? कुछ सोचते हुए कहा रोहन ने, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ दिन अपनी मम्मी पापा के पास चले जाना चाहिए। वहाँ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और मैं भी अपने सारे जरूरी काम निपटा लूंगा। मंजुला को भी उसका यह आइडिया कुछ जम गया। मंजुला को उसके घर भेजकर उसी शाम को रोहन ने राजू को अपने पास बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है राजू, यह खिड़की की काली परछाई का क्या चक्कर है? कहीं कोई चोर तो नहीं? राजू ने कहीं शून्य में ताकते हुए जवाब दिया, मालिक, मुझे नहीं लगता कि वह कोई चोर था, क्योंकि 2 बार वह इस घर में दाखिल होने के बाद भी एक सुई तक उठाकर नहीं ले गया। अगर वह कोई चोर होता तो क्या यूं खाली हाथ लौट जाता? रोहन को उसकी बात में वजन नजर आया। तो फिर और कौन हो सकता है? रोहन ने कहा, ये वही है जिसने मेरे बेटे सौरभ की जान ली है। कहते हुए खौफ सा नजर आया उसकी आंखों में, और अब उसी का मनहूस साया इस घर पर मंडरा रहा है। अब आगे तो भगवान ही मालिक है।